इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल की। ये हाइजेन प्रिंसिपल ये आर्टिकल नंबर 10.2 होगा एनसीईआरटी की किताब में। आप इसकी थ्योरी को पढ़ सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। हाइजेन प्रिंसिपल हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, पर हाइजेन प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें एक नया कंसेप्ट सीखना है कि वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट का डेफिनेशन पर जाने से पहले हम एक आपके साथ इस डायग्राम की चर्चा करते हैं। इसको हम फिगर नंबर 1 कह देते हैं, और इसको हम फिगर नंबर 2 कह देते हैं, और इसको हम फिगर नंबर 3 कह देते हैं। यहाँ हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक तालाब का पिक्चर है, और इसमें जो पानी है बिल्कुल इनिशियली साफ अवस्था में है। इसके बीच में यदि आप इस पॉइंट के ऊपर, सेंटर के ऊपर एक पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकने के बाद आप जानते हैं, आप एक मेंटल पिक्चर अपने दिमाग में पैदा कर सकते हैं। कई बार आपने पत्थर तालाब में फेंके होंगे। आप ये देखेंगे कि जब आप पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ से रिपल्स पैदा होते हैं। रिपल मतलब एक ऐसा पॉइंट आता है, एक सर्कुलर पार्ट, जहाँ एनर्जी या जो डिस्टर्बेंस है वहाँ मैक्सिमम आपको लगती है। द पॉइंट्स ऑफ द लोकस ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस। फिर ये जो डिस्टर्बेंस होती है वो आगे ट्रांसफ़र होती है। ये देखिए, यहाँ से आप ये नीचे चला जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा। ये ट्रांसफ़र लाइक ए वेव। तो ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है, ये सभी डायरेक्शन में वो है, वो सेंटर से बराबर दूरी पर होगा। इससे हम डेफिनेशन समझ आ जाते हैं। जो आप एक गोला वगैरह, जो गोला आप यहाँ इसके किनारे एक गोल पार्ट, सर्कुलर पार्ट जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये होगा फर्स्ट वेव फ्रंट। उसके बाद, इसके बाद एक कुछ टाइम के बाद फिर जो डिस्टर्बेंस मैक्सिमम होगी इस गोले वाले पार्ट के ऊपर, राइट। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकंड वेव फ्रंट, एंड नाउ हियर ऑन दिस इज द पोजीशन ऑफ द third wave front, and now this is the position of the fourth wave front. It is like that. This is the position of fourth wave front, and this is the position of fifth wave front. You can see out here, this is the position of fifth wave front. Now how this energy travel across it, ये आपको देखना है। तो ये सब वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट क्या हुआ, इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच ऑसिलेट्स इन द फेज। जो सब पॉइंट्स का वो एक कॉमन ओरिजिन जब बनता है, जो सब एक फेज में ऑसिलेट करे, उसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज ऐसा सरफेस जहाँ फेज कांस्टेंट होता है। सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो इस डायग्राम को यदि आप तोड़ के देखना चाहते हैं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इससे जो एक वेव क्रिएट हो रही है वो बेसिकली ऐसे ट्रैवल करती है। ये इसमें डिस्टर्बेंस जो है वो डाउन बार डायरेक्शन में होगी, और इसमें जो डिस्टर्बेंस अप बार डायरेक्शन में होगी। इस तरीके से वेव जो है वो ट्रैवल करेगी। और ये वाला जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। वेव इज प्रोपेगेटिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। एज अ क्वेश्चन टू द स्पीड ऑफ द वेव इज कंसर्न, यदि हम वेव की स्पीड के बारे में बात करें तो आप फिर एक मेंटल पिक्चर बनाइए कि आपने पत्थर जो है वो तालाब में फेंका, और तालाब में फेंकने के बाद आप ये देखते हैं कि किस तरीके से जो उसके जो सर्कुलर पार्ट्स होते हैं, जो सर्कुलर पार्ट होता है वो किस तरीके से जो है अब वो पॉइंट आगे फॉरवर्ड होता चला जाता है। पहले एक छोटा गोला बनता है, जैसे पहले एक छोटा गोला बनता है इस तरीके से, और फिर उसके बाद एक और गोला बनता है, थोड़ा सा और बड़ा बनता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और गोला बड़ा बनता है। इस तरीके से जो वेव है वो लगातार किनारों की ओर इसी तरीके से सेम शिफ्ट होती चली जाती है। तो जिस तरीके से वेव जो है वो सेंटर के किनारे स्प्रेड होती है जिस स्पीड से, उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ द वेव, राइट। द स्पीड विद विच द वेव फ्रंट मूव्स। ये देखिए, ये पहला वेव फ्रंट है, फर्स्ट वेव फ्रंट ये बना, राइट। ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, ये चौथा बना, ये पांचवा बना। इसी तरीके से हम आपको यहाँ समझाने की, फिगर नंबर 1 में भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्पीड जिसके साथ वेव फ्रंट जो है वो सेंटर से किनारे की ओर मूव करता है, इट एडवांसेस टू आउटवर्ड। दिस इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द वेव फ्रंट, या स्पीड ऑफ द वेव भी हम कह सकते हैं, राइट। इसके बाद अगली बात यह है कि देखिए, अब जब आप पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर की अपनी कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जैसे आप इसको तालाब के बीच में फेंकते हैं तो वो एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में। तो एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे करती है ये भी आपको समझना है। तो एनर्जी ऑफ द वेव के बारे में यदि हम बात करें तो energy of the wave, the energy of the wave travels in the direction perpendicular to the wave front.
तो ये जो एनर्जी है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है। आप फिगर नंबर 3 में देख सकते हैं, ये जो एरो है, दीज एरोज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, the energy travel in the direction perpendicular to the wave front. So I think this is so interesting to understand all these things. Now we will apply this concept in the future discussion we will have related to the hygiene principle. So now I'm now moving for the hygiene principle. What actually hygiene principle is now? Now we can understand it. The टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, हमने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा कि वेव फ्रंट क्या चीज़ होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन होगा उसमें हम बात करेंगे कि वेव फ्रंट कितने तरह का हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक चीज़ समझ आनी चाहिए। बाकी उसके बाद आप यदि कोई प्रॉब्लम फील करते हैं, हम NCERT बुक को ही फॉलो करते हैं। तो यदि आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो आप वीडियो सुनने के बाद NCERT बुक में देख सकते हैं। आप ये समझ जाएं कि जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सवाल जो है वो हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ NCERT से ही पूछे जाते हैं। इसलिए हम हर अपना जो वीडियो है वो सिर्फ NCERT से बनाते हैं। सो स्फेरिकल वेव फ्रंट को आपने समझना है। जो वेव फ्रंट होंगे वो 3 तरीके के होंगे। This is number 1 spherical wavefront, this is number 2 cylindrical wavefront, this is number 3 this is the plane wavefront। तो सबसे पहले हम स्फेरिकल वेवफ्रंट की बात करते हैं। स्फेरिकल वेवफ्रंट को हम ये फिगर नंबर 1 से आप समझ सकते हैं, ये आपके पास रहेगा फिगर नंबर 1। और इस सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट के लिए हमें जाना होगा फिगर नंबर 2 के ऊपर, और जो प्लेन वेवफ्रंट है उसको समझने के लिए जाना होगा हमें फिगर नंबर 3 के ऊपर। हम चर्चा करते हैं सबसे पहले स्फेरिकल वेवफ्रंट की। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के बारे में यदि हम बात करें तो ये जब एक पॉइंट सोर्स आप लेते हैं, जैसे बल्ब ले लिया आपने और उसको कमरे के अंदर आपने लटका के जला दिया। फॉर एग्जाम्पल हम एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपने एक वायर को लिया और इस वायर से आपने बल्ब को यहाँ लटका दिया, यहाँ। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से लटकाने के बाद क्या होगा। लाइट जो है वो रिंग नहीं बनाएगी, वो गोले बनाएगी। यहाँ से जो लाइट है वो सभी डायरेक्शन में जाएगी। कुछ टाइम टी के बाद जो बल्ब से निकली लाइट जो है इतने दूर चली जाएगी। मैं यूँ बनाऊँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला वेव फ्रंट हो जाएगा, इसको भी आप समझिए। जो लाइट की जो या वेव मैं बोलूँगा, लाइट वेव, आप मेरे से वेव ही सुने। यदि आपका जो यहाँ से सोर्स से जो डिस्टर्बेंस निकलती है उसकी वेलोसिटी v है, तो एक टाउ टाइम के बाद जो है वो यहाँ पहुँच जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको यहाँ देखना शुरू किया व्हेन t वॉज इक्वल टू 0, तो इतने टाइम के बाद वो इतना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, बट वेव तो आगे ट्रेवल करती जाएगी। सो इसका जो अगला पॉइंट कहाँ होगा, कुछ टाइम के बाद फिर यहाँ थोड़ा ना फिक्स हो जाएगी, ये थोड़ी सी और फैल जाएगी। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर ये और फैल जाएगी। जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, वेव विल कीप ऑन ट्रैवलिंग, वेव विल कीप ऑन ट्रैवलिंग अहेड, वो आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। सो ये जो आपको दिखाना यहाँ तो जो है वो मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि आपको दिखेगा सिर्फ सर्कुलर पार्ट पर। बेसिकली ये गोले बन रहे हैं। जैसे आप वो कॉस्को क्रिकेट बॉल देख सकते हैं, ऐसे ही पहले छोटी सी बॉल बनेगी, उससे बड़ी बॉल बनेगी, उससे बड़ी बॉल बनेगी और उससे बड़ी बॉल बनेगी। अब इस तरीके के जो वेव फ्रंट बनते हैं, जहाँ एक सोर्स ऑफ वेव होता है, वो क्या होता है, एक पॉइंट सोर्स होता है, एक बिंदु की तरह सोर्स होता है। तो यहाँ से सोर्स क्या होगा, इट इज़ ए पॉइंट सोर्स, यू हैव ए पॉइंट सोर्स हियर। ओके, सो ए पॉइंट सोर्स ना, आप यहाँ देखिए डेफिनेशन में, ए पॉइंट सोर्स अमिट कर रहा है वेव्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में जो है वो लाइट अमिट होगी। सो नॉट इन 1-2 डायरेक्शन, सो द लाइट विल अमिट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में लाइट अमिट होगी। ओके, एंड देन द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच हैव द सेम एम्पलीट्यूड। अब देखिए आप इस ब्लूइश पार्ट को देखिए, यहाँ सब पार्टिकल जो हैं वो इस सेंटर से बराबर दूरी के ऊपर हैं और यहाँ वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो सेम फेज में है, राइट। सो ये पहला वेव फ्रंट हो जाएगा, ये फर्स्ट वेव फ्रंट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, राइट। सो दे हैव द सेम एम्पलीट्यूड आफ्टर सम टाइम and the vibrate in the same phase our spheres is known as a spherical wavefront। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस spherical wavefront का concept समझ आ गया होगा।
अब हमारे पास दूसरा पार्ट है समझने के लिए, जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसा होता है, सिलेंडर की तरह होगा, सिंपल सी बात है। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को समझने के लिए हम थोड़ा सा अपना जो ध्यान है उसको यहाँ शिफ्ट करते हैं इस डायग्राम के ऊपर। अब इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो जैसे आप देखते हैं ना घर में ट्यूबलाइट होती है और एक एक रॉड की तरह, तो ये मान लो कि ये जो है ट्यूबलाइट है, ये इसके ऊपर हम कुछ एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से ये जो सारी ट्यूबलाइट है यहाँ से लाइट इमर्ज हो रही है, राइट। ये देखिए यहाँ से ये, अब ये यहाँ मिल जाएगी, ये सब यहाँ मिल जाएंगी। दिस इज सेंटर। अब इससे क्या होगा कि लाइट ऐसे ही निकलती है बाहर की ओर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? I'm sorry for this because it's not correct. This is traveling in both in forward and backward direction, right? अब क्या होगा, यहाँ रुकेगा नहीं। इसको यदि हम फर्स्ट वेव फ्रंट मान लें तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, लाइट विल कीप ऑन गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। लाइट जो है वो आगे जाती जाएगी। अब अगला वेव फ्रंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं, ये है मेरा वेव फ्रंट, वो कोई टाइम टी इज इक्वल टू, इससे बड़ा वेव फ्रंट कैसा होगा, ये देखिए ऐसा बन जाएगा। इसको ये ऐसा बन जाएगा। यहाँ से अगला वेव फ्रंट कैसे बन जाएगा, यहाँ से अगला वेव फ्रंट ऐसा बन जाएगा। यहाँ से अगला वेव फ्रंट कुछ ऐसे बन जाएगा। तो फर्स्ट के बाद ये देखिए हम जो है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है वो बना रहे हैं, इसको हम अभी समझाएंगे भी। और ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनता है, बिकॉज इट इज़ कीप ऑन मूविंग। पर ये भी सिलेंडर की ही फॉर्म का बनेगा, दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर वंस अगेन। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, यदि आपका डिस्टर्बेंस का सोर्स जो है वो पॉइंट ना होकर एक लाइन होता है, if the source of disturbance is not a point but it is a line, if it is a line, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, वो सिलेंड्रिकल इन नेचर होगा, वो सिलेंडर की शेप का होगा। यदि आप इसके पॉइंट्स को एक टेंजेंट बना दें तो सिलेंड्रिकल शेप का हो जाएगा। आई विल एक्सप्लेन इट। एंड बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए लाइन सोर्स एंड लाई ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसमें जो सभी पॉइंट बनते हैं और इसके जो आउटर पॉइंट फिक्स टाइम टी के बाद वो सारे इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं लाइन से, सो दैट इज़ कॉल्ड द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब हम तीसरे केस में समझने की कोशिश करते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा। अच्छा, नाउ यू हैव हर्ड अबाउट कि जो अर्थ है बेसिकली अर्थ स्फेरिकल इन शेप में है, यू नो इट। यदि हम रफली बात करें या आप ऐसे कह दें कि इलिप्सॉइड की फॉर्म में है, अर्थ लुक्स लाइक दिस। अर्थ जो है वो देखने में ऐसी लगती है, ओके, अंडाकार शेप में है, राइट। बट आपने तो अंडाकार देखी नहीं, आपने कब देखी, यदि आपको पढ़ाया नहीं जाता किताब में तो आपको अंडाकार नहीं दिखती, आपको तो प्लेन दिखती है। तो यही मतलब है यहाँ के, यदि मान लो एट ए लार्ज डिस्टेंस, आप पॉइंट सोर्स से यदि बड़े दूर चले जाते हैं, at a large distance from the point source, at a large distance from the point source, पॉइंट सोर्स यदि आप बड़े दूर चले जाते हैं तो स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्फेयर, जो स्फेयर का छोटा पोर्शन है उसको आप प्लेन मान सकते हैं। वो प्लेन, जैसे मान लो इसमें ही आप चाहें तो ये इतना पार्ट यदि हम कंसिडर करें तो प्लेन ही नज़र आएगा, राइट। सो इससे जो वेव फ्रंट बनता है उसको हम प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं, राइट, at a large distance. So at a large distance from a source, a small portion of the sphere can be considered as a plane and we have what is known as a plane wavefront, right? So now we'll shift our discussion. हमारा basic topic of discussion है, इसके लिए आपको मेरे साथ अगले पेज पर चलना है और हम एक इमेज शेयर करके आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। So ये रहा हमारा हाइजीन प्रिंसिपल। पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर हम इसको आपको समझाएंगे प्रैक्टिकली, आपको सब चीज़ समझ आने वाली है, अपना भरोसा रखना है। देखिए हाइजीन प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाइजीन प्रिंसिपल को डिफाइन करने का हमारा ऑब्जेक्ट, पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, यदि हमें इफ़ वी नो द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0, हमने आपको बताया
कि जो वेव फ्रंट है हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, एक का स्फेरिकल, दूसरा सिलेंड्रिकल और तीसरा प्लेन वेव फ्रंट। इसमें से तीनों में से किसी की भी पोजीशन, यदि आपको t इज इक्वल टू ज़ीरो, टी इज इक्वल टू ज़ीरो वो टाइम होता है जब आप उसको देखना शुरू करते हैं। जब t इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर आप बेशक स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट को देख रहे हैं, हाइजन प्रिंसिपल आपको ये हेल्प करेगा कि उसके कुछ टाइम टाउ के बाद उसकी शेप कैसी हो जाएगी। ये है ऑब्जेक्टिव हाइजन प्रिंसिपल को पढ़ने का। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं अब आपको पता चल गया। एक बार फिर से हम बोल देते हैं, इफ़ वी नो द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो, then Huygens principle allow us to determine the shape of the wave front at a later time tau। कुछ टाइम टाओ के बाद उसकी शेप कैसे होने वाली है ये सूचना हमें देता है। दूसरी बात, और हमें हाइजन प्रिंसिपल के बारे में क्या जानना है। हाइजन प्रिंसिपल इसेंशली एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं और वो आपके सामने अभी हम थोड़ी देर के बाद करके भी बताने वाले हैं। which the given shape of the wavefront at any time allow us to determine the shape of the wavefront at a later time। एक टाइम t इज इक्वल टू जीरो के बाद उसकी, जैसे t इज इक्वल टू कोई हमने 0 सेकेंड लिया, तो t इज इक्वल टू टाउ सेकेंड के बाद उसकी शेप कैसे होने वाली है, ये इसकी हम ज्योमेट्री बनाएंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे कि इस तरीके का होने वाला भाई, राइट। अब आप समझिए, सबसे पहले आगे पढ़ने से पहले हम अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। उन्होंने ये कहा कि ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। हर पॉइंट वेव फ्रंट का जो होता है वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का सोर्स होता है। हम यदि साथ साथ में अब आपको बता भी दें, क्योंकि आपको ऐसे तो रटना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ से समझने की कोशिश करिए। आप, हम यहाँ से समझाते हैं आपको। ना यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय यूजिंग दिस डायग्राम। देखिए, ईच पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। अब मैं सबसे पहले चूज करता हूँ, ये रहा आपके पास प्राइमरी वेव फ्रंट जो F1, ये F1 और F2 के बीच में है। आपका जो पहला वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बना है। ये देखिए यहाँ पे कुछ की इस तरीके, ये हमने सेंटर लिया, ये देखिए यहाँ से सेंटर से जो है वो लाइट निकलना शुरू हुई, ओके। और कुछ टाइम के बाद वो लाइट जो है किसी टाइम t के बाद वो यहाँ पहुँच गई, ऐसे तो पहुँचेगी ही। तो इसके पहुँचने के बाद आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने यहाँ आपने उसको देखना शुरू किया। तो यहाँ एक पॉइंट ये जो है कोई, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, और ये A हो गया, और ये F2 हो गया, राइट। ये 3 पॉइंट को आप चूज कर लीजिए। इन 3 पॉइंट को चूज करने के बाद ये कहता है कि अब ये जो तीनों ही पॉइंट है ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। अब यही जो पॉइंट होंगे, वैसे यहाँ तो अनगिनत पॉइंट होंगे, पर मैं उदाहरण के लिए जस्ट 3 ही पॉइंट चूज करूंगा। फिर ये क्या करेंगे, ये सेकेंडरी, ये है प्राइमरी वेव फ्रंट। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट। और ये क्या है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है। और ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनेगा, ये जो पॉइंट होंगे वो उसके लिए जिम्मेवार होंगे। अभी क्या करेंगे, यहाँ से फिर लाइट सोर्स की तरह लाइट छोड़ेंगे। देखिए समझिए, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड वेवलेट्स इमेनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। इससे क्या होगा, अब छोटे छोटे गोलू बनेंगे, उनको हम बना के बताते हैं। ये देखिए, आपने ये पॉइंट चूज कर लिया, ये सेंटर मान लिया। अब यहाँ से फिर लाइट चलेगी आगे, यहाँ पहुँच जाएगी। इसको हम बोलते हैं, ये जो छोटा गोला मैंने बनाया इसको हम बोलते हैं वेवलेट। WL हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए, वेवलेट बोलेंगे। फिर इस पॉइंट के ऊपर भी आप करिए सेम प्रोसेस। ये देखिए, इस पॉइंट को आपने सेंटर मान लिया और यहाँ से फिर लाइट निकलेगी इस तरीके से। तो थोड़ी देर के बाद लाइट ट्रैवल करके इस पॉइंट पर पहुँच जाएगी, ये दूसरा वेवलेट बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो द वेवलेट। फिर आप इस पॉइंट पर चले आइए। इस तरीके से, किस तरीके से हम सेकेंडरी जो वेव फ्रंट है उसको ढूंढ सकते हैं। ये देखिए यहाँ, और ये आपका फिर वेवलेट बन जाएगा। दिस इज अनदर वेवलेट। यू हैव
दिस वेवलेट। अब इन वेवलेट्स पर हम क्या करेंगे, हम टेंजेंट्स खींच देंगे। वी विल जस्ट ड्रॉ फ्यू टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट। यहाँ एक टेंजेंट आपने यहाँ खींच दिया, बट डोंट अंडरस्टैंड देयर आर ओनली थ्री वेवलेट्स, देयर आर सो मैनी वेवलेट्स। दिस इज फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल वी विल ड्रॉ सम टेंजेंट्स, और इन टेंजेंट्स को हम फिर मिला देंगे आपस में, और ये पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगी। देखिए ये रहा आपके पास प्राइमरी, ये रहा प्राइमरी, और ये बन जाएगा फिर सेकेंडरी, राइट। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात ये है, हमने क्या किया, ये जो हाइगन प्रिंसिपल है इसकी एक समस्या भी है। समस्या इसकी ये है कि इन्होंने ये माना, एक अजम्पशन लिया कि क्योंकि जो डिस्टर्बेंस है वो तो बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड ही नहीं है। उन्होंने कहा ओनली द फॉरवर्ड इन बेल। आपने टेंजेंट्स जो खींचने हैं वो वेवलेट्स के सिर्फ जो छोटे छोटे वेवलेट्स बनेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इनके टेंजेंट्स खींचने, इनको मिला देना है, राइट। आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये वाला जो पार्ट क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। जब आप छोटे छोटे वेवलेट को टेंजेंट खींचेंगे, उनको मिला देंगे, यहाँ से बन जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, राइट। बट ये जो यहाँ टेंजेंट तो यहाँ भी है, क्योंकि वेवलेट तो इधर भी है। इसके बारे में क्या टिप्पणी है, ये सोचने वाली बात है। तो इसके लिए हाइजेंस ने कहा ओनली द फॉरवर्ड इनवेल्प इनक्लोजिंग द टेंजेंट्स एट द सेकेंडरी वेवलेट्स एट एनी इंस्टेंट गिव द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। उन्होंने कहा यदि आप नए वेव फ्रंट की पोजीशन को लोकेट करना चाहते हैं तो सिर्फ आपने फॉरवर्ड इनवेल्प का ध्यान देना है, ओनली फॉरवर्ड इनवेल्प। यू हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन द फॉरवर्ड इनवेल्प, नॉट ऑन द बैकवर्ड इनवेल्प। और इसके लिए जो उन्होंने अजम्पशन ली वो बड़ी एडहॉक अजम्पशन थी। फॉर एग्जांपल आपकी वेव जो है वो बी वेलोसिटी से मूव कर रही है और टाउ टाइम के लिए मूव कर रही है, तो इतना डिस्टेंस, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये वेवलेट की रेडियस हो जाएगी। यहाँ भी वेवलेट की रेडियस क्या हो जाएगी, वी टाउ। यहाँ भी वेवलेट की रेडियस क्या हो जाएगी, वी टाउ। सो इफ़ यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ, ये हो गया आपके पास प्राइमरी वेव फ्रंट, ये हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो उन्होंने ये कहा यदि आप प्राइमरी से सेकेंडरी वेवलेट ढूंढना चाहते हैं तो ये जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर आपने चूज़ किए होंगे उससे क्या बनेंगे, छोटे छोटे वेवलेट बनेंगे, छोटे छोटे गोले बनेंगे। इनके ऊपर आप टेंजेंट खींचिए, आपके पास सेकेंडरी वेव फ्रंट आ जाएगा। बट ये वेव फ्रंट है D1 और D2 के बीच में, ये भी टेंजेंट से बना हुआ है, बट इसको आप सेलेक्ट नहीं करेंगे फॉर द पोजीशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट, राइट। ओनली फॉरवर्ड इनवेल्प विल बी सेलेक्टेड। दिस इज द शॉर्ट कमिंग ऑफ द Huygens principle. So Huygens argued that amplitude of the secondary wavelet is maximum in the forward direction. उन्होंने ये माना कि जो सेकेंडरी वेवलेट का जो एम्पलीट्यूड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में 0 होता है। अब ये जो उन्होंने अजम्पशन ली, ये एक एडहॉक अजम्पशन है। इसको यदि हमें प्रूव करना हो, इसको प्रूव करने के लिए हमें एक बहुत रिग्रेस वेव थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। वो उसकी हम चर्चा हमने आपके साथ नहीं करनी क्योंकि इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक। अच्छा, एक आपको साथ हम और एग्जांपल शेयर करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम प्राइमरी जो वेव फ्रंट है उसे सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाते हैं। एक हम एग्जांपल आपके साथ और करते हैं। किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर आप ये देख लीजिए कि आपके पास एक प्राइमरी वेव फ्रंट कुछ इस तरीके का है। ये देखिए, ये वेव फ्रंट रहेगा F1 F2, ये प्लेन वेव फ्रंट होगा, राइट। F1 F2 एक वेव फ्रंट हुआ। वेव फ्रंट का मतलब t, जब आपने उसको देखना शुरू किया तो सभी पार्टिकल की जो पोजीशन थी अपने सोर्स से वो इतने दूर थे, बट वेव जो है वो लगातार चलती चली जाती है। अब देखिए, मान लो वेव की वेलोसिटी v है और वो टाउ टाइम के लिए चलती है, तो आपको पता है कि वेलोसिटी को यदि हम टाइम से मल्टीप्लाई करें, वेलोसिटी को यदि आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को यदि टाइम से मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस आ जाता है। सो हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करें, डोंट कंफ्यूज विद डिस्प्लेसमेंट सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो अब यहाँ देखिए, यदि आप इन पॉइंट्स को, यदि आप पॉइंट A1, B1, C1, D1
ये आपका रहा प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इससे हम आप सेकेंडरी वेव फ्रंट यदि निकालना चाहते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट, और ये हुआ आपके पास सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब प्राइमरी से सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनाना है हम यहाँ से देखते हैं। A1 पॉइंट को हम सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस मान लेंगे। अब यहाँ से आप लाइट ऐसे फॉरवर्ड आगे मूव करेंगे। सो ये आपके पास एक वेव फ्रंट बनेगा। फिर हम अब हाइगन प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं, ये आपके पास दूसरा वेव फ्रंट बन जाएगा। ये आपके पास इस तरीके से वेव ऐसे आगे जाती है, तीसरा वेव फ्रंट बन जाएगा, और ये आपके पास अब चौथा वेव फ्रंट बन जाएगा। द पोजीशन ऑफ द, दिस इज द फोर्थ। ये वेवलेट्स है, ये जो मैंने गोले छोटे छोटे बनाए हैं जिनकी जो रेडियस है A1 A2 B1 B2 C1 C2 एंड D1 D2, what are these? These are wavelets. These are the wavelets. These are wavelets. ये हुआ wavelet, ये सब wavelets हुए, राइट, जिनकी रेडियस जो है A1 A2 B1 B2 C1 C2 एंड D1 D2। फिर हम क्या करेंगे, ये अब हम फॉरवर्ड इनवेल्प को लेंगे। इफ योर वेव इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, so we will just consider the forward envelope, right? So we will now draw the tangents on all these wavelets. I mean wavelets के A2 B2 C2 D2 के ऊपर टेंजेंट खींचेंगे, और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो बनेगी G1 G2, ये होगा पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट। सो दिस इज द वे कि हम प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं। अब इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ कि शायद आपको ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट, हाइजन प्रिंसिपल, और किस तरीके से हम वेव फ्रंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।